मध्य प्रदेश की बोर्ड परीक्षा में विद्युत रसायन से शुष्क सेल, डैनियल सेल या मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, इनसे क्वेश्चन हमेशा आता है। आज इस लेक्चर में हम इस टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं। इसमें से 100% इसमें से एक कोई ना क्वेश्चन जरूर बचता है। इस टॉपिक को आप ध्यान से पढ़िएगा। तो शुरू करते हैं इस महत्वपूर्ण लेक्चर को। चलिए, आज हमारा लेक्चर नंबर 3 दूसरे चैप्टर का है ये। अगर आपने इससे पहले कोई वीडियो को नहीं देखा है तो उन वीडियो को भी जाकर देखिए। यूट्यूब पे पूरी प्लेलिस्ट बनी हुई है 12th केमिस्ट्री के नाम से। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। आज इस लेक्चर में हम दो महत्वपूर्ण टॉपिक समझने वाले हैं। विद्युत रासायनिक सेल एवं उसके प्रकार, इसमें सारे सेलों को पढ़ लेंगे अपन। दूसरा है अपना संचारण रस्टिंग। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्राथमिक एवं द्वितीयक बैटरी क्या होती हैं, तो समझ लो। देखो, ऐसी बैटरी जिसको सिर्फ अपन एक बार इस्तेमाल कर सकते हैं वो आती है अपने प्राथमिक बैटरी के अंतर्गत। और ऐसी बैटरी जिसको अपन बार बार चार्ज करके उपयोग करते हैं वो होती है अपनी द्वितीयक बैटरी। कैसे हो समझते इसको? जिससे एक बार उपयोग करने के बाद पुनः आवेशित नहीं किया जा सकता, उसे प्राथमिक बैटरी कहलाती है। जैसे सूक्ष्म बैटरी कौन सी होती है? जिसे पुनः आवेशित करके बार बार उपयोग किया जा सकता है, द्वितीय बैटरी कहलाती है। ये होती कौन सी? घड़ियों वाली, घड़ियों में डालते हैं, टॉर्च में डालते हैं। ये होती कौन सी? लेड संचायक सेल। यहाँ पे सीसा संचायक सेल जो इन्वर्टर में लगती है, अपने ऑटोमोबाइल में लगती है, कार में, स्कूटर में, जितनी भी गाड़ी होती है उसमें कौन सी लगती है? सीसा संचायक सेल। चलिए नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं सेलों से। सेलों के प्रकार हैं ये। सेलों का प्रकार क्या है? विद्युत रासायनिक सेल ऐसी युक्ति जिसकी सहायता से रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा अथवा विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित किया जा सकता है, विद्युत रासायनिक सेल कहलाती है। क्या है? रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में और विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में चेंज कर सकते हैं, बदल सकते हैं, उसको कहते हैं विद्युत रासायनिक सेल। इसके मुख्य दो प्रकार होते हैं। कौन से? पहला है गैल्वेनिक सेल, दूसरा है विद्युत अपघटनी सेल। सबसे पहले कुछ पढ़ते हैं गैल्वेनिक सेल की परिभाषा। देखो, वह विद्युत रासायनिक सेल जिसमें स्वतः होने वाली रासायनिक अभिक्रिया से विद्युत ऊर्जा उत्पन्न होती है, गैल्वेनिक सेल कहलाता है। उदाहरण डैनियल सेल। एक गैल्वेनिक सेल का क्या है उदाहरण है? कौन सा? डैनियल सेल। इस डैनियल सेल को अपन और अच्छे से अपन पढ़ेंगे। इसमें जिंक और कॉपर का इलेक्ट्रोड का उपयोग किया जाता है। चलिए, यहाँ तक सारी बातें क्लियर है। अगर आपका डाउट आता है तो आपके लिए कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, अपना डाउट पूछ सकते हैं। आप स्टार्ट करते हैं शुष्क सेल से। देखो शुष्क सेल क्या होता है, इसका डायग्राम में आपने देखा होगा। जब आप ऐसा होता है, इसको फोड़ोगे ना तो सब सुबह सुबह सा निकलता है। उसमें क्या होती है? अंदर एक रॉड होती है, किसकी? ग्रेफाइट क्या होती है? रॉड होती है। ओके, और क्या तो क्या होता है? कार्बन का चूर्ण भरा होता है। उसके बाहर क्या होती है? जिंक की पतली सी पन्नी इस टाइप की उस पर लगी होती है। देखो लिखा भी है से। कार्बन में क्या है? पीजन छड़ है। बीच में क्या है? मैग्नीशियम डाइऑक्साइड प्लस कार्बन का भी क्या है? मिश्रण है। ओके, और ये पत्ती कैसी है? जिंक का पात्र है जो एनोड का कार्य करता है। अपनी जो रॉड है वो एनोड का कार्य करती है। सॉरी, कैथोड का कार्य करती है, ये एनोड का कार्य करती है। इसमें क्रिया होती है। कैथोड क्या होगा? MnO2 अमोनिया से क्रिया होगी, 2 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर लेगा, क्या बना लेगा? मैग्नीज डाइऑक्साइड अमोनिया और पानी बना लेगा। एनोड का क्या होगा? जिंक में जिंक आयन बदल जाएगा और 2 इलेक्ट्रॉन को दे देगा।
यहाँ पे देखिए मेरे पास है स्क्रीन, यहाँ से देखिए शुष्क सेल एक प्राथमिक सेल है। तो शुष्क सेल किसके अंदर आता है? प्राथमिक सेल की कैटेगरी में आता है, जिसमें रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जा सकता है तथा जिसे पुनः आवेशित नहीं किया जा सकता। और इस सेल आपके बाद एक और डिस्चार्ज हो गया तो ये फिर से चार्ज नहीं होगा। इसकी बातें क्या होती हैं? जिंक का पात्र होता है वो किसे कार्य करता है? एनोड कार्य करता है। कार्बनिक सेल होती है कैथोड के रूप में कार्य करती है। अमोनियम क्लोराइड है और जिंक क्लोराइड का पेस्ट या विद्युत अपघट्य के रूप में कार्य करता है। ओके, विद्युत अपघट्य क्या होते हैं इससे पहले वाली वीडियो मैंने बता दिया है, वहां से आप देख लेना, बहुत इंपोर्टेंट पार्ट है वो। मेन्थो डाइऑक्साइड प्लस कार्बन का मिश्रण हमेशा बड़ा होता है, एक कैथोड के पास उपस्थित होता है, ऊपर सेल को सील किया जाता है, इसलिए इसे उपस्थित पदार्थ बाहर नहीं निकलता। शुष्क सेल को प्राथमिक सेल क्यों कहते हैं? क्योंकि क्योंकि इसकी रासायनिक क्रिया को आसानी से उलटकर इसे पुनः आवेशित नहीं किया जा सकता। क्योंकि आपसे क्वेश्चन पूछ लेता है कि शुष्क सेल को प्राथमिक सेल क्यों कहते हैं? इसलिए कहते हैं क्योंकि शुष्क सेल को फिर से चार्ज नहीं कर सकते। क्लियर हो गया? चलिए और समझते हैं इसकी कार्यविधि क्या होती है। जिंक के पात्र पर क्या होता है? ऑक्सीकरण। ऑक्सी किसी भी अभिक्रिया में होता है तो क्या हो, उसमें इलेक्ट्रॉन को दान किया जाता है। देख लो अपना जिंक धातु है, ये जिंक आयन में बदल गया और 2 इलेक्ट्रॉन इसमें दे दी हैं। ओके, इसके बाद क्या होगा? जिंक द्वारा छोड़े गए इलेक्ट्रॉन बाहरी परपथ से कार्बन की चोटी की ओर जाते हैं। इस इलेक्ट्रो प्रभाव के कारण विद्युत धारा प्रभावित होती है, यानी ये इलेक्ट्रॉन को दे देगा और कहाँ चले जाएंगे वो? कार्बन सेल के पास, सॉरी ग्रेफाइट सेल के पास। इसका उपयोग कहाँ होता है? टॉर्च में, रेडियो में, घड़ियों में, कैलकुलेटर आदि में किया जाता है। ओके, तो हो गया। चलिए ओके, इस सेल यहाँ तक ही था। कौन सा? शुष्क सेल या फिर ड्राई सेल, ये इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ज्यादातर बोर्ड में पूछ लिया जाता है। नेक्स्ट सेल पर जाते हैं, इसका नाम है लेड संचायक सेल या फिर सीसा संचायक सेल या फिर लेड स्टोरेज सेल हम इसको बोलते हैं। अब देखो इसका नाम लेड जो पड़ा तो इसमें इस्तेमाल किसका करते हैं? हम लेड का इस्तेमाल करते हैं। देखो एनोड किसका है? लेड का है। कैथोड किसका है? लेड ऑक्साइड का है। ऐसे इसका नाम किसका पड़ा है? लेड संचायक सेल इसका नाम पड़ा है। और इसका दूसरा नाम और भी है सीसा संचायक सेल, आप ध्यान रखिएगा बोर्ड में दोनों नाम से अलग अलग से पूछ लेता है। लेड संचायक सेल एक द्वितीयक सेल है जिसे विद्युत ऊर्जा देकर पुनः आवेशित किया जा सकता है तथा बार बार उपयोग किया जा सकता है। ओके, कटा क्या इसके? लेड क्या है? एक इलेक्ट्रोड है। PO2 का है लेड ऑक्साइड है, एक दूसरा इलेक्ट्रोड। H2SO4 क्या है? विद्युत अपघट्य का उपयोग किया जाता है इसमें। चीजें हो गई। चलिए देखो ये लेड है, बीच में लेड ऑक्साइड है और ये क्या हुआ है? H2SO4 भरा हुआ है। एक पूरा क्या है? एक कंटेनर है। इसका उपयोग क्या होता है? वाहनों में, बस में, कार में और बैटरी से उपयोग करते हैं। एनोड क्या क्रिया होती है? टीवी जो होता है ना, सरफेस से क्रिया करके लेड सरफेस बदल जाता है और 2 इलेक्ट्रॉन्स के बाहर निकल जाते हैं लेड के। कैथोड क्या होता है? PbO2 और हाइड्रोजन और सल्फेट और इलेक्ट्रॉन को ये क्या करता है? ग्रहण कर लेता है। इसके बाद लेड सल्फेट बना लेता है और पानी उसको बाहर निकाल देता है और डिस्चार्ज के बाद एक क्या हो जाती है? उल्टी हो जाती है। देखो जब वो बैटरी को चार्ज लेंगे तो बैटरी डिस्चार्ज हो जाएगी और डिस्चार्ज होने के बाद क्या होगा? अब चार्ज करंट से क्या करेंगे? उसको बैटरी को फिर चार्ज करेंगे तो जो क्रिया होती है ना वो रिवर्स हो जाती है। ओके, रिवर्स जब क्रिया होती है तो बैटरी में फिर से चार्ज होने लगती है। ओके, हाँ तो सारी बातें क्लियर हैं। अगर थोड़ा भी डाउट बनता है तो कमेंट में खुला हुआ है, अगर डाउट हो सकते हैं। अब देखो और अच्छे से बताता हूँ मैं। डिस्चार्ज के समय क्या होता है? एनोड पर लेड है और सल्फेट है। लेड सल्फेट बदल जाता है, 2 इलेक्ट्रॉन बाहर हो जाते हैं। कैथोड पर लेड ऑक्साइड, हाइड्रोजन, सल्फेट और 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके लेड सल्फेट बदल जाता है और H2O बाहर हो जाता है। सब में क्रिया क्या हो जाएगी? लेड है, लेड ऑक्साइड है,
H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल और लेड सल्फेट बन जाते हैं और पानी बन जाता है। इस अभिक्रिया के दौरान रासायनिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में बदल जाती है। ओके, जैसे फिर से चार्ज कैसे करते हैं? जब बैटरी को बाहरी परपथ स्रोत से जोड़ा जाता है तो अभिक्रिया विपरीत यानी उल्टी दिशा में होने लगती है और मूल पदार्थ फिर से बनने लगता है। इसी कारण इसे सेकेंडरी सेल या द्वितीयक सेल्स को कहते हैं। ओके ओके, तो यहाँ तक अपना क्या था, सीसा संचायक सेल सारी बात मैं के लिए बता दी। इसके उपयोग क्या होते हैं? वाहनों में होते हैं, कार स्कूटर में, इनोवेटर वाली बैटरी यही होती है। ओके, तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट सेल को समझते हैं। नेक्स्ट इज ईंधन सेल या फिर फ्यूल सेल। वह सेल जिसमें ईंधन की रासायनिक ऊर्जा को सीधे विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है, ईंधन सेल कहलाता है। इसमें कैसे लगाते हैं अपन? H2O2 ईंधन सेल का उदाहरण लेते हैं अपन। इसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का उपयोग करके विद्युत ऊर्जा प्राप्त की जाती है। इसमें कहते हैं अपन को हाइड्रोजन ईंधन चाहिए और ऑक्सीजन क्या चाहिए? ऑक्सीकार के रूप में अभी इसको जलाने के लिए। ये तो आप चित्र देख पा रहे होंगे, एनोड की क्रिया होती है। अपना जो हाइड्रोजन गैस होती है ना, हाइड्रोजन मिल जाती है और ये चार इलेक्ट्रॉन को दे देता है। इसके बाद कैथोड पे क्या होता है? ऑक्सीजन होती है ना, और चार हाइड्रोजन चार इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लेता है। अब पानी में ये बदल जाता है। कुल अभिक्रिया क्या होता है? H2O2 क्या बन जाती है? पानी बनता है। अगर आपसे कोई पूछ भी लेता है कि ईंधन सेल का उत्पाद क्या है, तो वो है पानी। इसमें पानी निकल जाता है। जैसे पीटी का एनोड है और कैथोड क्या है? पीटी का ही है। यहाँ से H2 गैस दे देती है, यहाँ से O2 गैस देती है। यहाँ पे क्या बन जाता है? पानी बन जाता है। इसे इसमें क्या करते हैं? अंतरिक्षयान में अंतरिक्षयान क्या होते हैं? इसको एस्ट्रोनॉट होते हैं ना, वो इसको इस्तेमाल करते हैं, बिजली इस्तेमाल करते हैं परमाणु के भविष्य के साधन में। अरे जो आगे जो कहानी आएंगी ना, वो फ्यूल सेल पर आधारित होंगी। चलिए इसकी सपोर्ट वगैरह देखते हैं। तो हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है, क्या बन जाता है? H2O बन जाता है। इससे दो काम हो जाते हैं। इससे एक तो ऊर्जा मिल जाती है, दूसरा उत्पाद में जल मिल जाता है। तो जल को पीने के सेवा करते हैं, जो एस्ट्रोनॉट होते हैं ना, इससे पानी बनाकर वो पी लेते हैं। इसकी खास बात क्या है? यहाँ ऊर्जा राशि सीधे विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होती है। इसलिए यह सामान्य बैटरी की तरह केवल पहले से सघन रसायनों पर निर्भर नहीं रहता। जब तक ईंधन की आपूर्ति होती रहती है, सेल विद्युत ऊर्जा देता रहता है। यानी जो रसायन की नहीं होती, आप उसमें ईंधन डालो और ऊर्जा प्राप्त हो जाएगी। यहाँ तक पूरी बात होती किसकी? ईंधन सेल की। ओके, नेक्स्ट सेल पर अपन चलते हैं। नेक्स्ट अपना मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। ये सेल अपना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कई बार पेपर में पूछा जाता है, एमपी बोर्ड में बहुत कुछ पूछ देते हैं। देखो देखो यह टॉपिक बहुत ध्यान से पढ़ना है, क्योंकि आगे इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल और इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज समझने में यही आधार बनेगा। तो वह इलेक्ट्रोड जिसके इलेक्ट्रॉन विभव को मानक परिस्थितियों में शून्य माना जाता है, मानक हाइड्रो इलेक्ट्रोड, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड या SHE कहलाता है। इसे कितना विभव होता है? 0 वोल्ट होता है। अब देखो ये वाला ऐसे करके इसको बनाती हैं, इलेक्ट्रोड होती है सर। अब H2 गैस 180 ताप पर उसको ताप पर इसको देती हैं। हाइड्रोजन की सांद्रता 1 लेते हैं और दाब कर लेते हैं अपन 1 atm। तापमान कर लेते हैं 298 केल्विन, यहाँ पे 25 डिग्री सेंटीग्रेड। इसका उपयोग क्या करते हैं? अन्य सभी इलेक्ट्रोडों के विभव की तुलना से की जाती है। अभी देखेंगे, देखो प्लेटिनम का इलेक्ट्रोड होता है। इसमें प्लेटिनम की प्लेट छड़ क्या करते हैं? उपयोग करते हैं। इसमें क्या करते हैं? H2 गैस को प्रभावित करती जाती है। हाइड्रोजन की क्षमता क्या होती है?
बने में होती है। तापमान क्या होता है 298 केल्विन। हाइड्रोजन गैस का ताप क्या होता है 1 atm होता है। ओके, इसके दो प्रकार होते हैं, सॉरी एसएचजी में दो प्रकार की अतत्वियां होती हैं, जो सभी होती हैं। अपचयन में क्या होता है हाइड्रोजन लगातार 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके हाइड्रोजन में बदल जाता है। ऑक्सीजन क्या होता है हाइड्रोजन लगातार 2 इलेक्ट्रॉन को दान कर देता है तो हाइड्रोजन आयन में बदल जाता है। देखो किसी परमाणु पे अगर प्लस लगा है तो उसकी आयन फॉर्म, जैसे कि मैं हाइड्रोजन लिखूं, जैसे मैंने यहाँ पे हाइड्रोजन लिखा हुआ है तो ये हाइड्रोजन लिखे, ओके। अगर मैं यहाँ पे प्लस लगा दिया, प्लस लगा दी तो कितने बदल गया हाइड्रोजन आयन में बदल गया है। ऐसे ही अगर कोई भी परमाणु है उस पर प्लस या माइनस का कोई भी लिखा हुआ है तो वो क्या है वो आयन फॉर्म उसकी होती है। ओके, यहाँ पे देखो जो हाइड्रोजन है आयन के रूप में क्या कर रहा है 2 इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण कर रहा है, इसलिए किसे कर रहा है हाइड्रोजन गैस में ये बदल रहा है। ऑक्सीकरण में क्या हो रहा है अपनी जो हाइड्रोजन गैस है ना हाइड्रोजन आयन में बदल रही है और 2 इलेक्ट्रॉनों को ये दान कर रही है। इस तरह से आपको इस चीजों को समझना पड़ेगा। देखो किसी दिशा में अभिक्रिया होगी यह इस बात पर निर्भर करता है कि एसएचई को किसी दूसरे इलेक्ट्रोड से जोड़ा गया है। एसएचई को स्टैंडर्ड क्यों कहते हैं, तो किसी अकेले इलेक्ट्रोड का एब्सोल्यूट इलेक्ट्रोपोटेंशियल सीधे मापना संभव नहीं होता। यानी कोई भी इलेक्ट्रोड कितना विभव दे रहा है वो डायरेक्ट हम उसको नहीं माप सकते, तो वो करते क्या है इसलिए एक मानक इलेक्ट्रोड की आवश्यकता होती है। एसएचई विभव को 0 मानकर दूसरे इलेक्ट्रोडों की विभव की तुलना की जाती है। देखो इस बात को समझो, जैसे हम किसी चीज से कंपेयर करते हैं, कंपेयर करते तभी तो पता चलेगा ये सही है या फिर उससे बेकार है। जैसे हमारे पास अपनी हृदय की जो होती है ना गति वो क्या होती है 120/80, ठीक है अपनी स्टैंडर्ड वैल्यू है। क्या है स्टैंडर्ड वैल्यू, अगर इससे ऊपर जाते हैं कोई तो भी बेकार है, इससे नीचे जाता है तो भी बेकार है। तो इसी तरह से सेलों को भी तुलना करने के लिए हमारे पास एक इलेक्ट्रोड होता है इसका नाम है SHE हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, इसका इस्तेमाल करते हैं। ओके चलिए यहाँ तक सारी बातें क्लियर हैं। चलिए नेक्स्ट, ओके नेक्स्ट टॉपिक संचारण। तो थोड़ा इधर उधर हो गया है कोई दिक्कत नहीं, यहाँ से पढ़ लेते हैं। अब आते हैं महत्वपूर्ण टॉपिक पर, क्या नाम है इसका संचारण। देखते हैं संचारण क्या होते हैं कैसे लगते हैं। वायुमंडल में उपस्थित गैसों तथा नमी द्वारा धातुओं की सतह का धीरे धीरे ऑक्सीकृत होकर नष्ट होना संचारण कहलाता है। जैसे लोहे पर जंग लगना, देखो जंग लगने के लिए क्या चाहिए, एक क्या चाहिए ऑक्सीजन चाहिए और क्या चाहिए नमी या फिर जल। यदि लोहे को सूखी हवा में रखा जाए या नमी और ऑक्सीजन में से किसी एक को हटा दिया जाए तो जंग लगने की प्रक्रिया प्रभावित होती है। यानी लोहे में जब तभी लगेगी जब इसको वायु मिलेगी, पानी मिलेगा और ऑक्सीजन मिलेगी, तभी जाकर उसमें जंग लगेगी। अगर उनमें से अगर ऑक्सीजन नहीं दी, अगर पानी पानी रहेगा तो भी जंग नहीं लगेगी। ओके ओके नेक्स्ट इज संचारण को प्रभावित करने वाले कारण। तो पहला है धातु की प्रकृति, जैसे जो जैसी धातु होगी ना वैसे ही उसका संचारण होगा। जैसे जो धातु अधिक क्रियाशील होती है उसमें संचारण की प्रवृत्ति अधिक होती है, अधिक क्रियाशील होगी तो संचारण बहुत जल्दी से हो जाएगा। अशुद्धियां, धातु में उपस्थित अशुद्धियां संचारण की प्रक्रिया को प्रभावित करती हैं। जैसे अगर कोई धातु एकदम प्योर है उसमें कोई मिलावट नहीं है तो उसका संचारण बहुत कम होगा या फिर ना के बराबर होगा। अगर उसमें अशुद्धि ज्यादा है तो उसका संचारण बहुत तेज गति से हो जाएगा। वातावरण यानी एनवायरमेंट उस पर क्या इफेक्ट करता है, देखो
नमी, ऑक्सीजन तथा अन्य गैसों की उपस्थिति संचारण प्रभावित करती है। यानी अगर वातावरण नमी ज्यादा है तो क्या होगा, संचारण की गति तेज होती है, जंग जल्दी लग जाएगी। अगर नमी कम है तो उसमें क्या होगा, जंग बहुत कम लगेगी। चौथा है इलेक्ट्रोलाइट की उपस्थिति। नमक आदि की उपस्थिति संचारण गति को बढ़ा सकते हैं या फिर बढ़ा देते हैं। ओके, अब क्या होगा प्राथमिक कारक, इसके बाद हम पढ़ेंगे कि इसको रोक कैसे सकते हैं, संचारण को अपन कैसे बचाव कर सकते हैं इसको। देखिए, संचारण के बचाव की प्रमुख विधियां, पेंट करना। अगर अपन किसी धातु की सतह पर अगर पेंट लगा दें तो उससे क्या होगा, जो नमी और जो वायु है ना, धातु की सतह के संपर्क में नहीं आएगा। अगर धातु के संपर्क में नहीं आएगी तो धातु क्या होगी, संचारण से बच जाती है। जैसे धातु की सतह को हवा और नमी के संपर्क से बचाया जा सकता है। गैल्वेनीकरण, ये क्या होती है, एक प्रक्रिया होती है, इसमें हम करते क्या है, एक धातु पर दूसरी धातु की परत को चढ़ा देते हैं जिससे अंदर वाली जो धातु होती है ना उसका संचारण नहीं होता। ओके, जैसे लोहे पर जिंक की परत चढ़ा दी जाती है तो जिंक कैसे होती है, जिंक का संचारण नहीं होता। ठीक है, मिश्र धातु बनाना, देखो उचित मिश्र धातु बनाने से संचारण को कम किया जा सकता है। देखो, इंसानों ने मिश्र धातु इसलिए बनाई जो मेन धातु है ना उससे अच्छी हो जाए, तभी तो इनका व्यवहार होता है। इसलिए अगर किसी दो धातु हैं उन दोनों को मिक्स कर देंगे तो उनके गुण बहुत अच्छे हो जाते हैं, ना तो जंग लगेगी, ना वो हल्का हो जाएगा और उसकी मजबूती भी बढ़ जाएगी। इसका उदाहरण है एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम पे क्या होती है, जंग नहीं लगती। स्टेनलेस स्टील, जंग नहीं लगती। कैथोड संचारण, धातु को कैथोड बनाकर उसे संचारण से रोका जा सकता है। एक कैसे रोका जा सकता है, आपने देखा होगा जो लाइनमैन होते हैं जो खंभे वगैरह लगाते हैं तो क्या करते हैं, वो एक अलग से वो लेते हैं जिंक की प्लेट, उसको उसके साथ जोड़ देते हैं लोहे के खंभे को। इससे होता क्या है, उस जिंक के पात्र का या फिर मैग्नीशियम के पात्र का संचारण हो जाएगा और लोहे का संचारण रुक जाएगा। ओके, चलिए, हाँ, सबसे महत्वपूर्ण बात कौन सी, कि बोर्ड में आपको क्या क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। सुशल संक्षिप्त वर्णन कीजिए, इसके उपयोग लिखिए। लैट संचायक सेल की संरचना एवं कार्यविधि समझाइए। H2O2 ईनर सेल की कार्यविधि एवं रासायनिक क्रियाएं लिखिए। मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड क्या है, इसकी मानक परिस्थितियां लिखिए। संचारण किसे कहते हैं, लोहे पर जंग लगने की प्रक्रिया को समझाइए। इन 5 क्वेश्चन को आप तैयार करके जाइएगा, बोर्ड में आपको इनमें से कोई भी क्वेश्चन जरूर मिल जाएगा। और अगर आप इन 5 क्वेश्चन के मुझसे नोट्स लेना चाहते हैं या आपको चैप्टर नंबर 2 की लेना चाहते हैं तो स्क्रीन पे जो नंबर चल रहा है उस पर हमें व्हाट्सएप पे मैसेज भेजिए, हम आपको सारे नोट्स प्रोवाइड करवा देंगे। ओके ओके, और लास्ट में अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करना, अपना क्वेश्चन जरूर पूछें, शेयर करें दोस्तों के साथ, BI कमेंट का सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर दबाएं, इससे आपको वीडियो की नोटिफिकेशन से पहले मिल जाएगी। आपकी सफलता हमारा लक्ष्य है। मैं हूं PR सर और आप हैं PR केमिस्ट्री क्लासेस पर। हम पढ़ रहे 12th की केमिस्ट्री सभी स्टेट बोर्ड के लिए हिंदी माध्यम में। और बताइए आपका एक्सपीरियंस सर इस वीडियो के साथ में, और मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत।